बिहार में इस वक्त सबसे पहले जो बात है महागठबंधन की कर लेते हैं। महागठबंधन में पाले बदलने का खेल और सीट शेयरिंग क्या कुछ वहां पे चल रहा है? मैम, सीट तो शेयरिंग हुई नहीं है। पहली बात तो यह गांव बसा नहीं है और भिखारी पहले से जो है वो जमघट लगाए बैठे हैं। इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अभी तक कोई भी सीट शेयरिंग कौन सी सीट किससे जा रही है, महागठबंधन में कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। मेन एनडीए पे भी आएंगे, लेकिन पहले महागठबंधन की बात आपको बता दूं। भागलपुर की एक सीट है जहां से मतलब कि बड़ा विवाद हो गया है, बड़ा खेला हो गया है। यहाँ पे समझिएगा कि भागलपुर के कहलगांव में 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने मंच से रजनीश यादव को कह दिया कि ये हमारे उम्मीदवार होंगे, और कल कांग्रेस के जो प्रवीण सिंह कुशवाहा है उन्होंने टिकट की घोषणा कर दी। अब ये दोनों मजबूत बाहुबली नेता हैं और इन दोनों के बीच में हो गया है द्वंद्व। अब रजनीश जो है वो झारखंड में मंत्री के बेटे हैं और प्रवीण सिंह जो है वो जमींदार हैं, और दोनों गुटों के बीच में तीखी बहस हुई है। दोनों ने अपनी पोस्टरबाजी कर दी है और बता दिया है कि हम ही उम्मीदवार हैं महागठबंधन की तरफ से, जबकि ऑफिशियली अगर देखा जाए तो दोनों में से किसी को टिकट मिली ही नहीं है। और अमूमन ये हर एक सीट की हालत है, एक सीट की हालत नहीं है, अमूमन ये सभी सीटों पे हालत है कि महागठबंधन ये मान के चल रहा है कि राजद के लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये सीट हमारे खेमे में आ रही है, माले वाले ये मान के चल रहे हैं कि ये सीट हमारे खेमे में आ रही है, वीआईपी ये मान के चल रही है कि ये सीट मेरे खेमे में आ रही है, और कांग्रेस जिसको लगता है कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा इन्होंने निकाली है इससे कांग्रेस का रिवाइवल हो गया है बिहार में, वो ये मान के चल रही है कि ये हमारे खेमे में आ रही है। इंटरनल सोर्सेस की अगर मैं आपको बता दूं तो वोटर अधिकार यात्रा का ग्राउंड पे ये इम्पैक्ट है कि जो कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों पे लड़ी थी उसे इस बार 58 सीटें लड़ने के लिए दी जा रही है। यानी कि पूरे वोटर अधिकार यात्रा ने कांग्रेस की 12 सीटें कम की हैं, बढ़ाई नहीं है। राहुल गांधी को तेजस्वी यादव और लालू यादव इतना सीरियस लेते हैं कि पहले पूरा बिहार दौड़वा लिया और उसके बाद 12 सीटें और काट दी। अब ये 12 सीटें तो गई गई, ये जो 58 सीटें मिलने वाली हैं वो क्या पिछली बार की तरह हारी हुई सीटें मिलने वाली हैं या जीतने की कोई संभावना वाली सीटें मिलेंगी, वो देखने की वाली बात है। अब कांग्रेस की सीटों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक बार मैं आपको उम्मीदवारों के नामों पे बताऊंगा। तो जिस कहलगांव की मैंने बात की वहां पे जो कैंडिडेट है वो झारखंड के एक मंत्री के बेटे हैं। एक सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके बेटे को कह दिया गया है। तो अमूमन जो सीटें हैं भी वो स्थानीय कार्यकर्ताओं को ना देकर पैराशूट उम्मीदवार या किसी मंत्री संतरी के बेटे को ही दिया जा रहा है। तो अंदर खामे जो है बहुत ज्यादा जो है वो हलचल मची हुई है, और सबसे ज्यादा जिसने अपने पत्ते पूरी तरीके से बंद किए हुए हैं दो लोग हैं इंडिया अलायंस में, जिसे महागठबंधन बिहार में कहा जाता है। पहला है वीआईपी। वीआईपी डिप्टी सीएम की मांग कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा जो है ना इस चीज को लेकर क्यूरियस रहा था। तो कल जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे वहां पे कुछ मल्लाह समाज के लोग, निषाद समाज के लोग बैठे हुए थे, तो उनके साथ हमारी चर्चा शुरू हुई। तो वो बोले देखिए मुकेश सहनी को भी ये पता है कि मल्लाह पारंपरिक वोटर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का है। अब उनको पता है कि मल्लाह समाज उनको वोट देने नहीं वाला, तो अगर इनके नाम की डिप्टी सीएम की घोषणा हो जाती है तो शायद कुछ इनके समर्थक जाके मल्लाहों के बीच में कह पाए कि देखो अगर तुमने इनको वोट दे दिया तो ये बंदा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो वीआईपी की जमीन पे ये स्थिति है। और माले तुम्हारा अपनी तुम्हारा कुछ भला कर देगा। हाँ, नहीं तुम्हारा कुछ भला नहीं करेगा, तुम्हारा कुछ अच्छा। भला नहीं करेगा, तुम्हारे समाज का व्यक्ति जो है एक उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। इनके जीवन में तो बदलाव नरेंद्र मोदी लेके आए हैं। कैसे लेके आए हैं? मखाना बोर्ड की जब से घोषणा हुई है, राहुल गांधी का आपने एक वीडियो सुना होगा जिसमें वो मखाने के ऊपर पूरा उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक ब्लॉग बनाया था ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब यूएस का जो टैरिफ बढ़ा है उसके कारण मखाना उद्योग को बड़ी चोट मिली है। तो हमारी गुलफराज वाली वीडियो में भी आप देख लीजिएगा और नॉर्मल वीडियो में भी आप देख लीजिएगा, वो बोलते हुए आपको नजर आएंगे कि एक यूएस का दरवाजा बंद होने से भारत की मखाना इंडस्ट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे वो सिंगापुर हो, आज सभी के एयरपोर्ट्स पे मखाने की जो ब्रांडिंग है वो उस स्तर पे की जा रही है जैसे मखाना को इंडिया की पहचान बनाना है, केवल बिहार की पहचान नहीं बनाना है। और जो साउथ इंडिया का मार्केट मखाने के लिए खुला है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो उन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग की है इसकी वजह से मल्लाह समाज इसका सबसे बड़ा लाभान्वित है। जो मल्लाहों को 90 रुपए गुड़ी होती है, सबसे पहली चीज आती है गुड़िया,
जो जो रियल मखाना होता है वो उसका असली नाम गुड़िया है। जो मखाना आप और मैं खाते हैं वो तो लावा है, उसको गर्म करके फोड़ा जाता है। तो कोई भी चीज गर्म करके फोड़ी जाती है उसको बिहार के आम बोलचाल की भाषा में लावा कहा जाता है। चाहे हाँ। वो चावल का लावा बनता है, मुरही, मखाने का लावा बनता है, सॉरी मक्के का लावा बनता है, जो पॉपकॉर्न, तो वो तो हम्म। लावा है। तो जो गुड़ी निकालते थे, उन गुड़ी निकालने वालों की वैल्यू इतनी बढ़ गई है कि जो उनको 60-70 रुपए किलो मिलता था, 90 रुपए किलो मिलता था, आज उनकी एवरेज कॉस्ट 190 रुपए किलो हो गई है, 190 रुपीज केजी। और ये मखाना निकाल कौन रहा है? ये मखाना निकाल रहा है मल्लाह समाज का बच्चा, जिसे मखाना बोर्ड आने से उद्योग मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो वो मोदी की तरफ वोट करेगा या वीआईपी की तरफ वोट करेगा? तो मरता क्या ना करता वाली स्थिति आ गई है मुकेश सहनी की। सीपीआईएम माले ये समझ रहा है कि हमारे आने से जो थोड़ा बहुत माफ कीजिएगा, थोड़ा बहुत अति पिछड़ा समाज का वोट बैंक है, ईबीसी समाज का, ईबीसी समाज का एक बड़ा वोट फ्रैक्शन, बड़ा बहुत बड़ा जंग, वो नीतीश कुमार के नाम पे जाता है एनडीए में। क्योंकि नीतीश कुमार ने ईबीसी समाज के लिए सच में बहुत ज्यादा काम किया है। ईबीसी समाज के लिए कोई अगर नेता ढंग से आया है कर्पूरी ठाकुर जी के बाद, तो वो वही आए हैं। लेकिन एक बड़ा चंक आज भी कम्युनिस्ट के पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये चंक तेजस्वी यादव के साथ तभी जुड़ता है जब माले या सीपीआई या सीपीएम इस अलायंस के साथ हो, अदरवाइज ये धुर विरोधी रहा है राजद का। वजह इसके पीछे की ये रही है कि जब लालू यादव का शासन था तो पहले 5 साल तो वो गरीब गुरबा, मजदूर, किसान इनकी बात करते रहे, लेकिन अगले 5 सालों में उन्होंने रंगदार तैयार किए। जब उन्होंने रंगदार तैयार किए तो उन्होंने सबसे ज्यादा परेशान इस ईबीसी वर्ग को किया है। सबसे ज्यादा ये कमजोर वर्ग था। बाकी लोगों ने तो अपनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन ये तो प्रभात ईबीसी वर्ग जो है, एक मिनट हम्म। खत्म कर रहा हूं मैं इसको रैप। हाँ हाँ। ईबीसी वर्ग शोषित होता रहा, तो ये ईबीसी वोट कभी भी राजद के साथ जाना नहीं चाहता। इसी चीज को लेकर माले ब्लैकमेल कर रहा है। जो राजद चाह रही है कि हम किसी भी तरीके से 130-140 सीटों पर लड़े, उस राजद की स्थिति ये हो गई है कि अगर वो कुल मिला के बात करे तो उसे 80 ढंग की सीटें लड़ने को नहीं मिल रही है। और अशोक महतो हो या बड़े बड़े नेता हो, वो तेजस्वी के घर जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे जो टिकट बंटवारे के लिए लोग जोड़े जा रहे हैं, वो तो वही लोग जोड़े जा रहे हैं जो अभी, जिनको एनडीए ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो उस दरवाजे पे पहुंचे हुए। अच्छा, ये जो आपने बताया, क्योंकि आप बिहार में मौजूद हैं और आपको तमाम गतिविधियों का बहुत नज़दीक से देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। जो दरवाज़े नहीं खोलने वाली बात हुई, क्योंकि कल ही खबर आई थी कि जब मीसा भारती पहुँची पटना एयरपोर्ट, क्योंकि जो टिकट बँटवारे का जो गुस्सा है, आप जिन कार्यकर्ता जो सालों से आपके लिए लगे हुए हैं, पार्टी के लिए दिन-रात जुटे हुए हैं, उनको ना आप टिकट देकर पैराशूट यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो उतारे जा रहे हैं। इसका विरोध लालू राबड़ी के आवास पे भी दिख रहा है। खासतौर पे जो सांसद है मीसा भारती, उनका भी कल घेराव किया गया। तो क्या माना जाए, ये जो परिस्थितियां हैं ये साफ दिखा रहा है कि आरजेडी जो है वो एक बड़े भाई वाले रोल में ही वो रहना चाहती है, कांग्रेस, माले और वीआईपी जैसी पार्टियों को बिल्कुल साइडलाइन करके, खासकर टिकट देखिए, बंटवारे। महागठबंधन की बात अगर की जाएगी तो एक चीज स्पष्ट है, इस बात में कोई किंतु परंतु अथवा नहीं होना चाहिए, वो राजद ही बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन बड़ी हम्म। बात यह है कि राजद टिकट किसको देने वाली है, जिसको लेकर विवाद है। लालू यादव के ऊपर टिकट बेचने के आरोप लगे हैं। जिस व्यक्ति ने नौकरी जमीन लेके दी है, वो आदमी टिकट मुफ्त में देता हो, मैं मानने को, बिहार की जनता ये मानने को तैयार नहीं। हम्म। तीन मतलब कल जब ये प्रति परिवार जो है वो घोषणा हुई कि हम जो है एक नौकरी देंगे, तो हमारा लाइव तो तुरंत ही चल रहा था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसको बिल्कुल, हाँ टटोलने हाँ। के लिए बाजार में उतरा विनीता जी। तो बाजार में लोग बोल रहे थे कि रउआ, मतलब अपनी भाषा में, 3 करोड़ लोगों के पास प्लॉट है जो नौकरी मिलेगी। अच्छा, हाँ लैंड फॉर जॉब स्कैम लोगों के दिमाग में इस तरीके से है। हाँ, वो वो निकल ही नहीं पा एक रहे उस छवि से। हाँ। एक व्यक्ति आया, लालू यादव का समर्थक था, वो बोल दिया देखो तेजस्वी ने कितना बड़ा विजन निकाला है, सबको एक एक नौकरी देगा। तो इधर से एक चचा थे बुजुर्ग वाले, बोला तेरा पास घर घरारी है, यानी कि घर द्वार है? तो हाँ बोला हाँ जब हाँ। तोरा पास घरे घरारी नहीं था तो तोरा नौकरी कत से भेटता? लालू नौकरी दै छे घर लक, घरारी जमीन लक। लेकर, हाँ। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये था कि पहले घर खरीद तू, जब तू घर खरीद लेगा, जमीन खरीद लेगा, तो वो तेजस्वी यादव के पास लेके जाएगा, तब तुझे नौकरी मिलेगी। तो उनके इस जो नौकरी वाले दावे की जमीनी हकीकत ये है। अब आपका जो मुख्य सवाल था, बड़ा भाई, छोटा भाई, सबसे छोटा भाई, हम्म। लालू यादव कांग्रेस को अपने पूंछ पे लगा के चलते हैं।
कांग्रेस को चप्पल जूती समझते हैं अपने पैरों की बिहार के भीतर, होगी वो राष्ट्रीय पार्टी। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, ये लालू यादव का दफ्तर तय करता है। आप अशोक चौधरी का इंटरव्यू सुन लीजिएगा, 2015 की बात है, 2015 से पहले वाले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें मिली थी कांग्रेस को, कुल जमा 4 सीटें। जब सीट शेयरिंग पर बात वहां पे होने आई तो लालू यादव ने कहा 4 सीट की तुम्हारी हैसियत है, 8 ले लो खुश रहो, ज्यादा दिक्कत है 12 ले लो खुश रहो। ये हैसियत है कांग्रेस पार्टी की बिहार में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जिसका आपने जिक्र किया, देखिए पहले राजद के अंदर जो फैसले लिए जाते थे वो कोर कमेटी के लोग मिलकर लेते थे। आज राजद की बैठकों में आपको अब्दुल बारिक सिद्दीकी नजर नहीं आएंगे, कांग्रेस राजद का कोई भी जमीनी नेता नजर नहीं आएगा। आप तस्वीरें देखिए, तेजस्वी प्रशांत किशोर के साथ बैठते देखते हैं, और तेजस्वी यादव के साथ एक ही बंदा नजर आएगा आपको, वो है संजय यादव। तो इस पूरी पार्टी के भीतर एक संजय एक तेजस्वी, इन दोनों का मेल है और यही चला रहे हैं पार्टी जिस तरीके से चलानी है। इसकी वजह से स्थानीय कार्यकर्ता नाराज है। और जिस एक चीज का जिक्र विनीता जी नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूं कि इस चीज के ऊपर जिक्र कीजिएगा। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने एक पार्टी बनाई है और मैं आपको बता रहा हूं कि जिस भी जगह से स्थानीय राजद कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलेगा, टिकट बेचा जाएगा, वहां तेज प्रताप यादव की पार्टी से आपको राजद का उम्मीदवार खड़ा होता हुआ नजर आएगा। और ये इलेक्शन तेजस्वी यादव को अब मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़ना है, ये इलेक्शन तेजस्वी यादव को सिर्फ इसलिए लड़ना है कि पार्टी जो है कम से कम वो उनके पास बची रहे। तेज प्रताप यादव इतना तगड़ा डेंट देने वाले हैं तेजस्वी यादव। अब दूसरी ओर की भी बात अगर आप कर लें तो मैं आपको बता दूं, जनसुराज जिसने जनसुराज से पहले एक सवाल है प्रभात, जनसुराज से पहले एक सवाल है, क्योंकि कुछ देर पहले ही एक एलजेपी के नेता थे अजय कुशवाहा, जिन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा भी है कि एक राजनीतिक जीवन का एक नया चैप्टर मेरे शुरू हो रहा है आरजेडी के साथ। तो इस तरीके से जो अचानक से जो पुरानी जो पार्टी के जो लोग छोड़कर आ रहे हैं, ये जो नए चैप्टर की बात हो रही है, ये क्या आरजेडी के लिए कह सकते हैं कि एक वैसी तस्वीर उभर कर सामने आती है कि आरजेडी के लिए फायदेमंद होगी? देखिए मेरी बात समझिए, कुशवाहा समाज का जो वोट है किसी भी देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपने कुशवाहा समाज बोल रहे हैं तो उसमें बड़ा नाम है संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा चुनाव अगर जीतने के काबिल होते, पहली बात समझिएगा, संतोष कुशवाहा अगर अपने दम पे चुनाव जीतने के काबिल होते तो पूर्णिया से एक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से चुनाव नहीं हारते। पप्पू यादव अगर इतने बड़े कलेवर के नेता थे तो उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव में लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जमानत तक नहीं बची थी, जमानत तक नहीं बची थी। मधेपुरा से चुनाव हारे, मधेपुरा से चुनाव हार के पूर्णिया आए, इनको समझ में आ गया कि अब पूर्णिया में मेरा मतलब कि अब पॉलिटिकल रेलेवेंस मेरी पार्टी के साथ मेरा नहीं है, तो उन्होंने कांग्रेस का साथ अपनी पार्टी का विलय कर दिया। कांग्रेस ने टिकट भी नहीं दिया, पूर्णिया सीट चली गई। उसी पूर्णिया सीट पर तेजस्वी यादव ने कैंप किया था, मैंने वो सीट कवर की थी, हॉट सीट थी 2024 की। कैंप किया था, होटल नहीं मिलता था आपको वहां पे, पत्रकारों के लिए होटल तक नहीं अवेलेबल था, क्योंकि पूरी बिहार की राजद यूनिट कैंप की हुई बैठी थी पूर्णिया में, सिर्फ एक पप्पू यादव को हराने के लिए। जब पप्पू यादव को हराने के लिए राजद ने कैंप किया हुआ था, उसमें संतोष कुशवाहा चुनाव नहीं निकाल पाए, तो एक तर्क दिया जाता है कि 2014 में वो जो सीट है वो जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी, वो नीतीश कुमार के नाम पे जीती थी। इस चीज को समझना होगा, 2 सीटें बिहार की ऐसी है जहां पे नीतीश कुमार का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, एक पूर्णिया सीट और दूसरा नालंदा सीट, ये दोनों सीट नीतीश कुमार का गढ़ रही है। ऐसे में जब इन्होंने चुनाव अपना लड़ना, मतलब कि चुनाव इन्होंने सांसदी के बाद ये विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते थे, और पार्टी जनता दल यूनाइटेड अब भविष्य की तरफ देख रही है, उसको और उम्मीदवार भी तैयार करने पड़ेंगे। तो जब इनको नजर आ गया कि इनको अब टिकट नहीं मिलने वाली है तो ये उस तरफ चले जाए। अब तेजस्वी की बेचैनी समझिए कि जिस संतोष कुशवाहा के खिलाफ वो 2014 से अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, आज इनको अपनी पार्टी में क्यों लेना पड़ा। सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, ये 2 बिहार में कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं, ये दोनों अभी एनडीए के खेमे में हैं। कुशवाहा समाज का एक मुश्त वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में एक कुशवाहा लीडर लाना इनके लिए मजबूरी थी। ऐसे में संतोष कुशवाहा अपनी सीट को रोमांचक बना सकते हैं, लेकिन आप अगर कहेंगे कि पैन बिहार में इसका कोई बहुत ज्यादा
इम्पैक्ट होगा, तो मैं इसको नहीं मान सकता। एक और चीज, उस सीट पे संतोष कुशवाहा चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, इसमें भी बड़ा संशय है, क्योंकि उस सीट पे जो है ना, लेसी सिंह खुद उम्मीदवार है। और आपने जिस एलजेपी कैंडिडेट की बात की है, चर्चा की है, मैं उनके बारे में भी बता दूं आपको कि जिन लोगों को टिकट मिलने की जो आशा है वो अब बंद हो चुकी है इस खेमे से, एनडीए के खेमे से। वो उनको चुनाव से ठीक पहले अब याद आ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड में अति पिछड़ा वर्ग जो है उसकी उपेक्षा हो रही है। वो 3 नाम लेते हैं, संजय झा, ललन सिंह और विजय। इन तीनों की ये पार्टी बन गई है, ये आरोप इनके ऊपर लगाते हैं, और ये आरोप उस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं जहां के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार है। तो ये टिकट की मतलब जो प्रभात लड़ाई सभी है, अब एक सेफ जोन में, जहां से उम्मीद खत्म हुई तो दूसरे उम्मीद की तरफ ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये कह सकते हैं। एक देखिए बड़ा बेसिक, प्रभात, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, क्योंकि जनसुराज की चर्चा भी जरूरी है, क्योंकि समय की भी पाबंदी है। अभी मैं कुछ देर पहले भी इंस्टा देख रही थी, जितना ज्यादा स्टार्टिंग में प्रशांत किशोर जिस बदलाव की राजनीति की बात करके निकले थे, क्योंकि हमने आपकी भी रिपोर्ट्स में देखा कि उनको दूसरा केजरीवाल की उपाधि दी जा रही है कि ही इज अ सेकंड केजरीवाल, इस तरीके से। तो अब वही प्रशांत किशोर जो शुरू से कहते हैं कि मैं परिवारवाद की राजनीति नहीं करूंगा, जाति की राजनीति नहीं करूंगा, अभी जो उन्होंने जो टिकट दी है, जो आरसीपी सिंह की जो बड़ी बेटी है, उसको लेके भी काफी विवाद हो रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 साल पहले जब प्रशांत किशोर दिल्ली में आए थे, दिल्ली से बिहार आए या जहां से भी बिहार आए थे, और उन्होंने अपना एक पदयात्रा, एक मूवमेंट शुरू की थी, तो वो मूवमेंट लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। बहुत सालों बाद ऐसा लग रहा था कि बिहार के अंदर कुछ रिफॉर्म की तैयारी हो रही है। सेकेंडली, आप पूरे क्रिकेट ग्राउंड में अकेले दौड़ रहे हैं, तो स्पेक्टेटर सिर्फ आपको देख रहा है, तो इसलिए आपकी हाइप बनती रह गई। राहुल गांधी रेस में अकेले दौड़े, फर्स्ट आ गए, ये वही वाली कहानी है। तो आप अकेले दौड़ रहे थे, लेकिन जिस दिन से वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली बिहार में शुरू हुई, अभी ऑफिशियली भाजपा ने अपना कैंपेन शुरू भी नहीं किया है, प्रशांत किशोर साइडलाइन होने शुरू हो गए। ये तो चलिए हो गई बाजी की ये दोनों दल पुराने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराने हैं, धन बल से ज्यादा सशक्त है प्रशांत किशोर से, ये सारी बातें हो गई। लेकिन प्रशांत के साथ समस्या क्या रही, पीके जिस चेंज की बात करते थे, उस चेंज को उनको अपने भीतर लाना पड़ेगा। वो महात्मा गांधी की फोटो लगाते हैं और अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप का 2015 का वीडियो देख लीजिए, वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से इनकार करते हैं। प्रशांत बात करते हैं अल्पसंख्यक सुरक्षा की, कश्मीर के कुछ युवकों को मनीष कश्यप ने पीटा था, वो उनकी पार्टी में आ जाते हैं। अगर प्रशांत को गांधी और अंबेडकर की फोटो लगाने के बाद मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में रखना पड़ा है, तो सैद्धांतिक रूप से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। और ये तो सिर्फ पार्टी में रखने की बात थी, अब इनको टिकट नहीं दिया। बाकी लोगों की बात कर लेते हैं। आरसीपी सिंह जो कि हाशिए पे जा चुके थे, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय करवाया जनसुराज में, उनकी बेटी को टिकट देना ये बताता है कि आपने जो इनिशियल स्टैंड लिया था। प्रशांत किशोर के सारे इंटरव्यूज देख लीजिए विनीता जी, वो हमेशा कहते आए हैं कि बिहार की राजनीति को 1500 परिवार ओन करते हैं, 1500 परिवार से ही सारे नेता निकल रहे हैं, हमारी पार्टी में इन 1500 परिवारों की भूमिका ना के बराबर रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये 1500 परिवार में एक परिवार तो आरसीपी सिंह साहब का भी है ना, केंद्र में मंत्री रहे हैं ना, जेडीयू के अध्यक्ष रहे हैं ना, बड़े नेता रहे ना, अपने नए बच्चों को बात की थी देने की। अब इनका जो स्टेटस रह गया है बिहार में, वो वोट कटुआ का रह गया है। उदाहरण स्वरूप मैं एक सीट की बात बताता हूं आपको, बेनीपट्टी ब्राह्मण बहुल सीट है। अगर आप आबादी की बात हिसाब से बात करेंगे, विनोद नारायण झा, भावना झा, ये पिछले कुछ समय से जो है यहाँ पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, विधायक ये सब रहे हैं। यहाँ से जिस उम्मीदवार की सबसे ज्यादा चर्चा थी, उनका नाम था अवध किशोर झा। अवध किशोर झा बहुत पुराने समय से पार्टी में रहे थे, उन्होंने, और एक रंजीत झा, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, रंजीत झा ही नाम है, बिल्कुल सही नाम ले रहा हूँ, ठीक है। इन सबको साइड लगा के परवेज आलम को टिकट दे दी गई, और आरोप तुरंत ही लगा कि इन्होंने पैसे देके टिकट लिए। एक दिन के अंदर माहौल इतना खराब हो गया है कि अभी मेरी बातचीत हो रही थी स्थानीय यूनिट से, ऊपर तक संज्ञान मामला पहुंच गया है कि इस चीज के ऊपर अब पुनर्विचार किया जा रहा है। तो जो प्रशांत ये कहा करते थे कि बिहार में किस माइक के लाल के अंदर भीतर है कि प्रशांत किशोर को खरीद ले, शायद प्रशांत किशोर को नहीं खरीदा गया है, लेकिन नीचे का सिस्टम अभी करप्ट हो गया है। और ये एक उम्मीदवार की बात नहीं है, कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि पैसे लेकर टिकट बेची गई है। तो जब आप सिद्धांतिक कॉम्प्रोमाइज करेंगे,
सिद्धांतों से अपने कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपको अरविंद केजरीवाल कहा जाएगा। जिस अरविंद और केजरीवाल ने कहा अभी तो मैदान वीआईपी में कल्चर, उतरे ही हैं प्रशांत किशोर, जिस बिल्कुल। जिस अरविंद हाँ। केजरीवाल ने कहा था कि वीआईपी कल्चर और घर नहीं चाहिए, उस आदमी ने टाइप 7 के बंगले के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ी है कि मुझे टाइप 7 का बंगला दे दिया जाए। तो अगर अब आपको प्रशांत किशोर की तुलना अरविंद केजरीवाल से की जा रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आपने ये कहा था ना कि आप गांधी और अंबेडकर के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। तो आपकी पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो गांधी और अंबेडकर के रास्ते पे नहीं चलते। आपने कहा, आपने जो जो स्टैंड लिया उस स्टैंड से आप विपरीत जा रहे हैं। तो आपको नया केजरीवाल अगर बिहार की जनता कह रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं, वो बहुत जल्दी परख लेती है। हाँ, एक एक और सवाल, क्योंकि इन दोनों के बीच में, चाहे वो जनसुराज पार्टी की हम बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, इन सब के बीच जो टिकट बंटवारे को लेके जो खींचतान हो रही है, इन इन स्थिति में हम कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस थोड़ी अब ऑन द ट्रैक होती हुई दिख रही है। चाहे वो हम लोजपा की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, थोड़ी शांति हो गई है, सब कुछ समन्वय बैठ गया है। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि इस चीज को लेकर ना बहुत सारी चीजें पहले से ही क्लियर थी। आदमी ना हम्म। अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, वो हर ओके। पार्टी करना चाहता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है। हर व्यक्ति को अपना एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया है और उस टास्क के अनुरूप जो है उसको रिजल्ट चाहिए। सब कुछ अच्छा अच्छा हर जगह हो रहा हो ये जरूरी नहीं है। इधर भी हम्म। जीतन राम मांझी साहब एकमात्र सांसद थे अपनी पार्टी से और केंद्र में मंत्री। अगर देखा जाए तो उनका एक ही सांसद और वो भी मंत्री, 100% का स्ट्राइक रेट हो गया उनका। लेकिन वो आपको रिप्रेजेंटेशन देना था कि हाँ, इस समाज का एक व्यक्ति जो है हम्म। वो केंद्र में एमएसपी सेक्टर देख रहे हैं। और बिहार के वो लोग जो हैं जो उस समाज से आते हैं वो इससे गौरवान्वित गौरवान्वित फील करते हैं। आप जब बात करते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, बिल्कुल। तो वो हम्म। चरितार्थ होता है इस चीज। अब चाहे वो हम हों, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हों, चाहे वो चिराग पासवान हो, ये सब अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये अलग होकर लड़ नहीं चुके हैं और इनको अपनी कैपेसिटी नहीं पता? उपेंद्र देख भी चुके कुशवाहा हैं, साहब हर्षिता। उपेंद्र कुशवाहा साहब सरकार में हाँ। मंत्री थे, क्या हुआ? अंत में राज्यसभा सांसद इस पार्टी से बने हुए हैं। तो बार्गेनिंग कैपेसिटी में एनडीए के लोग कम हैं, कमजोर हैं। एनडीए में मुख्य रूप से दो ही दल हैं, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी। बाकी लोग इनके सहयोग से चल रहे हैं, समझ गए? तो ये एक बहुत बड़ा हम्म। फर्क है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि भैया मैं 5 सीट जीत गया। चिराग पासवान जी का ये कहना है कि हम 2024 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हमारा 100% का स्ट्राइक रेट था, तो उस हिसाब से हमें सीटें दी जाएं। तो संभव नहीं है ना। 24 का लोकसभा चुनाव था, ये विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में जमीन पर किसका कैडर कितना मजबूत है, किसकी पार्टी कितना मजबूत है, और आप अकेले लड़के देख चुके हैं। आप अकेले लड़के जनता दल यूनाइटेड को जरूर पीछे ले आए थे, लेकिन आपका अपना मात्र एक विधायक था और वो एक विधायक भी आपके साथ नहीं रहा। तो बिहार के आप कितने बड़े जननेता हैं ये आपको पता है। तो बार्गेनिंग कैपेसिटी इसलिए आपकी कमजोर हो जाती है। यहाँ पे जेडीयू और बीजेपी जो है वो बार्गेनिंग में मोर पावर में रहती है। और इस बार चिराग पासवान का जो खुद का चुनाव था वो फंसा हुआ था, और उसमें नित्यानंद राय साहब जो थे, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, उसमें हम्म। नित्यानंद राय साहब ने चिराग पासवान का चुनाव वैसे लड़वाया है जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहेंगे, गिफ्ट का आदान प्रदान कह दीजिए, हाँ, फेवर्स का लेन आदान देन प्रदान, काइंड ऑफ। हाँ। इधर जो चीज इधर जो चीजें हैं वो चीज जीतन राम मांझी के दिमाग में है कि भाई मैं केंद्र में मंत्री हूं। आपके पास विकल्प क्या है कि आप छोड़ेंगे दूसरे दल में जाएंगे, दूसरे दल में क्या आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं? तो आपको सीधा पता चलता है कि नहीं। तो यहाँ पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर्सनल इंटरेस्ट भी होती है मैडम, और यहाँ पे इस तरह पर्सनल इंटरेस्ट सबके सधे हुए हैं। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो वो पर्सनल इंटरेस्ट साधने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से हमारे नंबर्स इतने हो जाएं कि मैं इसके ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकूं। माले इसलिए ज्यादा सीटें चाह रहा है, या कांग्रेस इसलिए ज्यादा सीटें चाह रही है, या मुकेश सहनी इसलिए पहले उप मुख्यमंत्री की सीट चाह रहे हैं कि सरकार जब बने तो तेजस्वी बहुत ज्यादा मजबूत ना हो। इधर कमजोर करने की अपने व्यक्ति को कोशिश की जा रही है ताकि उसका नियंत्रण अपने हाथ में रखे, और इधर लड़ाई ये है कि अपने बंदे को कितना मजबूत किया जा सके। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। ये विचारधारा है दोनों अलग अलग पार्टियों की, ये कह सकते हैं। ये विचार प्रभात इस देखिए, वक्त फिलहाल। हाँ। रीजनल हाँ। पॉलिटिक्स में ये होता है मैम। ये हम्म। मतलब कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, भले ही बहुत खराब चीज भी ना हो, लेकिन ये पॉलिटिक्स की एक सच्चाई है जिसको बोलने में किसी को मतलब कि दो राय नहीं होना चाहिए।
नहीं, हम पत्रकार बहुत ज़्यादा क्या ही पॉलिटिक्स में वो कर सकते हैं। हमारा मैं काम है बस ब्रूटल हूँ इस सच्चाई मामले में, बोल दिखाना, देता और जो हूँ। आप, क्योंकि आप ज़मीन पे हैं और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं ग्राउंड पे इस वक़्त लोग क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है तमाम दलों के बारे में। अभी फ़िलहाल प्रभात कौन से एरिया में हैं और क्या कुछ इस वहाँ वक्त के हम मुद्दे हैं, ये बताइए थोड़ा? हम मुंगेर आए हैं। कल रात में बहुत लेट पहुंचे थे और मुंगेर जब हम आ रहे थे तो हमने एक चमचमाता हुआ शानदार फ्लाईओवर देखा, एक बहुत अच्छा पुल अच्छा, देखा। उस पुल की विशेषता ये थी कि ऊपर उस पे जो है वो हम लोग आ रहे थे और नीचे उसके रेलवे इंजन भी था। ये मुंगेर और की बात आप इस बता रहे हैं। मुंगेर की बात मैं आपको बता रहा हाँ, हूँ। और ये जो ये बड़ा गंगा पुल इंटरेस्टिंग है, है। ये जो गंगा पुल है वो यहाँ के लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 1 मिनट में आपको समझा दूँ कि हुँ, यहाँ पे जो हमारे दादा की उम्र की पीढ़ी होगी, मेरे दादा की उम्र की पीढ़ी होगी, उन्होंने 1940s में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उसकी पनडुब्बियों से गंगा पार की है। उसके अच्छा, बाद वाली जनरेशन यानी कि मेरे पिताजी वाली जो जनरेशन होगी, उसने अंग्रेजों की जो स्टीमर होती थी, उससे पुल पार किया है। यहाँ के लोग मुंगेर को अगर आप देखिएगा, मुंगेर कोई छोटी-मोटी जगह नहीं है, हालाँकि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। 3 साल हुँ, तक बंगाल जब मतलब कि जब जब बंगाल मेन सियासत का केंद्र बंगाल हुआ करता था, अंग्रेजों की लड़ाई बंगाल वगैरह को लेके जीतने को लेके होती थी, तब जो मीर कासिम था, उसने 3 वर्षों तक अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया हुआ है। मुंगेर पूरी तरीके से गंगा जी से घिरा हुआ है। उत्तर वाहिनी गंगा यहाँ से चलती है और मुंगेर में एक बहुत तगड़ा फोर्ट हुआ करता था। बैटल ऑफ प्लासी में जब वो हार गया था, तब यहाँ से आके उसने सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था और किले के लिए, छावनी के लिए ये उपयुक्त भूमि थी। बाद में अंग्रेजों ने भी इसका इस्तेमाल किया और यहाँ पुल ना बन पाए, इस चीज के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने एक गलत रिपोर्ट पेश करवाई थी, जिसमें इसको भूकंप वाला जोन बताया था और वो पुल जी। भागलपुर में अपने गृह क्षेत्र में बनाने चले गए थे, जिसको लेकर यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन हुआ था। और उस आंदोलन की मांग को 2002 में अटल जी की सरकार ने माना था, जब एक्स्ट्रा 15,000 करोड़ का फंड 4 पुलों को बनाने के लिए दिया गया था। तो यहाँ के जो लोग हैं, उनके मन में वो भाव है कि अगर वो पुल नहीं होता तो उनके पास ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं होता और मुंगेर आज मुंगेर बन नहीं पाता। दूसरा मतलब ये तो बड़ा, यहाँ हाँ, दूसरा ये आप ऑर्डिनेंस पूरी फैक्ट्री, बात, हाँ। यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मतलब बिहार जो है भविष्य में जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हब बनने वाला है। यहाँ पे आपको आर्म्स को लेकर बहुत ज्यादा स्कोप नजर आएंगे, क्योंकि मीर कासिम ने ही यहाँ पे बंदूक बंदूक बनवानी शुरू की थी और तब से यहाँ पे ये परंपराएं चलती आ रही हैं। अब इस टैलेंट को और इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे भारतीय सेना के लिए बंदूकें वगैरह बनाई जाएंगी। उसके बाद आईटीसी कंपनी, जो आईटीसी का प्लांट यहाँ पे आज से नहीं था, बहुत पहले से था, जो सिगरेट्स वगैरह बनाती है। आप हुँ, यकीन नहीं मानिएगा विनीता जी, 90s से लेकर 2005 के दौर में आईटीसी को अपने काम को डिसेंट्रलाइज करना पड़ा। जो आईटीसी यहाँ से गेहूं खरीदती है, यहाँ से, इस पूरे रीजन से, क्योंकि यहाँ का गेहूं का जो आटा होता है वो सफेद होता है। आशीर्वाद आटा आप सबने खाया होगा, वो थोड़ा सफेद नजर आएगा। आपकी नॉर्मल चक्की से आप गेहूं पिसवा के आइएगा तो उतना सफेद नहीं होता है। ये हाँ, थोड़ा कलर चेंज होता हाँ, है, हाँ। इस रीजन की गेहूं की ये खासियत है। उसको चंदौली लेके जाना पड़ गया अपना प्लांट, क्योंकि यहाँ पे मजदूरों की स्ट्राइक करवाई गई, अपहरण करवाए गए, लोगों को काम करने से रोका गया। उसके बाद जब नीतीश जी का शासन आता है, तो वही आईटीसी आज यहाँ पे आशीर्वाद दूध की फैक्ट्री डाल चुका है। तो ये चेंज लोगों के दिमाग में है कि एक टाइम पे फैक्ट्री गई थी और अब आईटीसी का नया प्लांट लग रहा है। लोगों को वो इंजीनियरिंग कॉलेज नजर आ रहा है जहां से स्टार्टअप्स बन रहे हैं। लोगों को मेडिकल कॉलेज बनता हुआ नजर आ रहा है, मॉडर्न हॉस्पिटल बनता हुआ नजर आ रहा है। बिहार का ये इलेक्शन पुराने इलेक्शन से बहुत अलग है। आप सड़क की बात 2005 के बाद से हुँ, लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब सड़क से ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बिहार बढ़ चुका है और आपको हर जिले में उदाहरण मिलते हैं। मधुबनी जो एक छोटा सा जिला है जहां से मैं आया हूं, वहां पे मिथिला नेचुरल्स नाम की कंपनी स्टैब्लिश हुई है और आप यकीन नहीं मानिएगा वो टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। लोग, और उसके मालिक का भी दिल बहुत बड़ा है, उसने बकायदा उसे मतलब खोल रखा है। हाँ। जो बिहार की जो पुरानी पहचान थी, जिसको पहले अंग्रेज़ों ने, उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने इतने दिनों तक खत्म किया हर तरीके से, फिर आरजेडी की सरकार ने दोबारा से वो सभी चीज़ें बिहार वाले रिकॉल कर पा रहे हैं, और एक एक कह सकते हैं कि ये विकास के लिए एक बहुत ज़रूरी वो पहलू है ये सारी चीज़ें, तभी एक राज्य जो है वो बेहतर तरीके से विकास कर सकता है। बहुत मुझे ये धन्यवाद आपका लगा था, प्रभात। हाँ, हाँ। एक हाँ, मिनट मैं हाँ। आपको बस 1 मिनट, जी, जी। मुझे ये जो आपने आपने बोला ना जंगल राज वाली बात, हम हुँ, लोग हुँ, सोचते हुँ। हैं कि लोगों की याददाश्त कमज़ोर है। मैं अभी हुँ, चूँकि थोड़ा लाइव के लिए हम लेट हो गए थे, इसके पीछे की वजह क्या थी कि मैं एक व्यक्ति से मिलने गया था।
उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जिस जगह पे हूँ ना, वहाँ अंकेश हत्याकांड हुआ था। एक व्यापारी थे, उनके यहाँ हत्या हो गई थी। नहीं, माफ़ कीजिएगा, व्यापारी नहीं थे, शायद किसी सरकारी उससे जुड़े हुए थे, मतलब सरकारी हाँ। से बड़े बाबू टाइप के थे, उनकी हुँ, हत्या हुँ। हो गई थी। उस हत्याकांड से यहाँ पे इतना रोष था कि लोगों ने प्रदर्शन शुरू किए। उस प्रदर्शन को जो बंदा लीड कर रहा था, उसका रातों-रात अपहरण करवा लिया गया। वो जैन समाज के बड़े व्यक्ति थे, उस उनका इंटरव्यू हमारे पास आने वाला है, हम आपको फुल अपडेट देंगे। और वहाँ जितने लोग थे, चाहे वो यादव हो, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी के लोग हों, उन्होंने एक बात कही कि हम वो दौर दोबारा नहीं चाहते हैं, जहाँ इस तरीके का अपहरण हो जाए। ज़िंदा रह लेंगे तो चना खा के जीवन काट लेंगे। आज चने से वो लोग रोटी-सब्ज़ी पे आ गए हैं, तो आपको लग रहा है कि उनके ज़िंदा रहने की ख्वाहिश खत्म हो गई है। नहीं, ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ज़िंदा है और यही सबसे बड़ा डिमेरिट है महागठबंधन की सरकार का, महागठबंधन पूरी का, कि लोगों को उन पे ट्रस्ट नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रभात आपका और उम्मीद करें कि कल कुछ और नए ऐसे पहलू, नए ऐसे मुद्दे हम निकाल कर सामने लाएँ, जो बिहार के बाहर भी जो लोग हैं, वो आपके ज़रिए देख सकें इस बिहार को। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभात।